नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट से स्टे ऑर्डर किस प्रकार से लें, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पररी इंजेक्शन और हिंदी में सही शब्द है इसका अस्थायी आदेश, मगर अपन जनरली बोलचाल में कहते हैं स्टे ऑर्डर। यानी कि स्टे ऑर्डर आप कैसे लें। तो आज इस टॉपिक पर जो बात करेंगे उसमें मुख्य रूप से अपना बातचीत का विषय रहेगा आखिर स्टे की जरूरत क्यों होती है, स्टे ऑर्डर कौन सी कोर्ट से मिलेगा, किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर मिलेगा, कितने समय तक स्टे ऑर्डर रहेगा, यानी एक बार आपने ले लिया तो उसकी आयु क्या रहेगी, और स्टे की पालना अगर सामने वाला नहीं करता, यानी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया फिर भी सामने वाला नहीं मानता तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने समय में स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, कुल कितना खर्चा आएगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर स्टे ऑर्डर की जरूरत क्यों है, आखिर वास्तव में स्टे ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी संपत्ति जो उसकी है या जिस पर वो अपना मालिकाना हक दर्शाता है, चाहे उसके नाम पे कागज रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हुई हो या सरकारी रिकॉर्ड में है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जमीन मेरे ही है और मेरे नाम पर होनी चाहिए, या मेरे नाम पर है किंतु सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है, जमीन हो मकान हो उस संबंध में, तब वो कोर्ट से जाएगा स्टे ऑर्डर लेगा। या हो सकता है कि जमीन किसी दूसरे के नाम है और उसके पास कोई लिखा पड़ी और सामने वाला उस जमीन को बेचना चाहता है जबकि कब्जा उसका हो, तो भी वो स्टे ऑर्डर लेगा। या ऐसा हो सकता है कि उसको कोई क्षति होने वाली हो, या कोई क्षति का मतलब हो गया क्षति नुकसान, लगभग सिमिलर शब्द है कि जैसे आपकी जमीन नहीं है, जमीन उसी की है, मगर आपकी जमीन की ओर वो खिड़कियां रख रहा है, आपकी जमीन की ओर रोशनदान रख रहा है, आपकी जमीन की तरफ वो नालदे रखना चाहता है, इस प्रकार कोई क्षति करना चाहता है। या वो जिसका आप उपयोग ले रहे हैं, ठीक है, कोई रास्ता हो गया उसको बंद करना चाहता है, भले वो आपके नाम पे नहीं है, सरकारी रास्ता है या उसका निजी रास्ता ही हुआ भले, पर आप लंबे समय से जिस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं उसको बंद करना चाहता है, यानी कि आपको एक तरह से रोकना चाहता है। तो आप क्या करोगे, कोर्ट में जाकर वो जो गलत काम कर रहा है उसको रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लाओगे, यानी कि सामने वाला किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसे रोकने के लिए आपने स्टे ऑर्डर लाते हैं, यानी कि जरूरत तो ये इसलिए पड़ी। अब दूसरे पॉइंट पे अपन बात करते हैं कि कौन सी कोर्ट स्टे ऑर्डर देगी। कोर्टें तो बहुत है, अब आप कौन सी कोर्ट में जाओ। तो देखो, मुख्य रूप से जो कोर्टें होती है, एक तो होगी सिविल, ठीक है, दूसरी हो गई रेवेन्यू और तीसरी हो गई फौजदारी, और फिर एक और होती है उसको बोलते हैं अपीली कोर्ट, जिनमें अपील होती है इनको। सिविल कोर्ट से भी आपको स्टे मिल सकता है, रेवेन्यू कोर्ट से भी स्टे मिलेगा, और फौजदारी कोर्ट से आपको स्टे नहीं मिलेगा। और अपीली कोर्ट में मतलब सिविल और रेवेन्यू की कोर्ट से आपका स्टे खारिज हो गया तो अपीली कोर्ट से स्टे मिल सकता है, यानी कि इन कोर्टों में आपको आवेदन करना है। अब सिविल कोर्ट में कौन सा करना है, कौन सी जमीन का संबंध में या कौन सी संपत्ति के संबंध में स्टे मिलेगा, या तो वो आबादी की हो या वो कन्वर्ट जमीन हो, या आपके पास कोई लिखा पढ़ी के आधार पर आप जमीन आपके नाम कराना चाहते हो, या मकान आपके नाम कराना चाहते हो, या कोई रजिस्ट्री कैंसिलेशन का हो, इस प्रकार की जो बात है कोई भी लिखा पढ़ी के आधार वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। रेवेन्यू में कैसे जाएंगे, कोई खेत का मामला हो गया, ठीक है, यानी कि खेती संबंधी जो मामले हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में, जैसे कुएं का कोई मामला हो गया उसका रेवेन्यू कोर्ट से स्टे मिलेगा। और अपील कोर्ट में इन दोनों कोर्ट से आपने स्टे लेने के, आपका स्टे नहीं हुआ तो आप उसकी अपील करोगे, अपील कोर्ट से आपको स्टे मिल जाएगा। यानी कि कौन सी कोर्ट में जाना है आपको, जिस प्रकार का आपका मामला है उस कोर्ट में जाना। अब आपको पता नहीं पड़ रहा है आपका कौन सा मामला है, तो मेरे जो ये नंबर दिए गए हैं 8619876831, इस पर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बात होगी, ये तो छोटी छोटी बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपका जो आपने थंबनेल में देखा है कि किन परिस्थितियों में स्टे मिलेगा, यानी मुख्य रूप से परिस्थितियां कौन सी है जिसमें कोर्ट स्टे देगी। ऐसा था ही नहीं कि कोई पड़ोसी मकान बना रहा और मैं बोलूँ मुझे स्टे दे दो तो स्टे दे देगी, या ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी जो उसके खेत में जमीन में खेती करा और मैं बोलूँ स्टे दे दो तो स्टे दे देगी। स्टे देने के लिए कोर्ट कुछ चीजों को देखती है। तो क्या देखती है, देखो सबसे पहले एक तो देखती है कि प्रथम
तया मामला, यानी कि किसके पक्ष में। दूसरा देखती है सुविधा संतुलन, और तीसरी पॉइंट देखती है अपूर्णीय स्थिति। ये कानूनी शब्द है, अभी अपन समझ लेते हैं। प्रथम दया मामला मतलब फर्स्ट रूप से मामला, यानी कोई भी व्यक्ति जो देखे और दोनों पक्षों की बात सुने तो फर्स्ट उसको देखते ही लग जाए, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं हुए उसमें, कोई गवाह तो नहीं हुई, सिर्फ उनका मामला देख कर ही लग जाए कि यार इसके पक्ष में मामला जा रहा है, यानी कोर्ट को। ये प्रथमतया मामला जो स्टे लेना चाहता है उसके पक्ष में होना चाहिए। फिर सुविधा संतुलन। सुविधा संतुलन का मतलब हो गया कि मान लो स्टे नहीं दिया गया तो किस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान होगा। सुविधा संतुलन का हो गया, मान लो किसी व्यक्ति की जमीन है वो खुद के नाम पे और खेती कर रहा हो, अन्य किसी व्यक्ति जो उस पर जबरन कब्जा करना चाहता है तो जिसके नाम पे है, जो खेती कर रहा है, जिसके पास पक्के डॉक्यूमेंट है, उसके पक्ष में सुविधा संतुलन होगा। और तीसरा अपूर्ण क्षति, यानी कि अगर स्टे नहीं दिया गया, जैसे स्टे नहीं दिया गया, कोई निर्माण कर रहा है और मेरे जमीन पर कोई मकान बना लिया उसने, यानी उसकी जमीन से कुछ ज्यादा मेरी जमीन की तरफ भी मकान बना लिया, तो मुझे इतनी अपूर्ण क्षति होगी कि फिर मैं उसको पैसे में, उसको नकदी में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो ये तीनों बातें जिसके पक्ष में होगी उसको स्टे मिलेगा, और तीनों बातें पक्ष में नहीं हुई तो स्टे नहीं मिलेगा। कभी कभी दो बातें पक्ष में होने पर भी स्टे न्यायालय दे देता है, यानी कि जो स्टे देगा उसमें ये देखा जाएगा कि आपके पक्ष में मामला है या नहीं। देखो एक मोटी बात और बता दूंगा आपको, ये बातें कब देखी जाएगी। स्टे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है परमानेंट, ठीक है, दूसरा हो गया अस्थायी। अब परमानेंट स्टे किस में मिलेगा, वाद में, जो आपने मुकदमा किया। ये किस में मिलेगा, प्रार्थना पत्र। अब वाद में और प्रार्थना पत्र में इसमें क्या अंतर है कि वाद के साथ ही प्रार्थना पत्र लगता है। ऐसा क्यों है, तो परमानेंट स्टे तो वाद में मिलेगा, तो वाद का जब फैसला होगा तब मिलेगा आपको। फैसले मान लो 2 साल लगे या 10 साल लगे, तब तक आपको स्टे नहीं मिलेगा, तब तक तो सामने वाला निर्माण भी कर देगा, बेच भी देगा, सब कुछ कर देगा। तो परमानेंट स्टे तो बाद में मिलेगा। और इस समस्या से निपटने के लिए अस्थायी प्रार्थना पत्र पेश करती है। अस्थायी व्यादेश इसीलिए बोलते हैं। और टेम्पररी इंजेक्शन का मतलब भी हो गया जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो तब तक स्टे दिया जाए। तो इसके साथ जो वाद करते हो उसके साथ आपको एक प्रार्थना पत्र भी पेश करना होता है अस्थायी, तभी आपको तुरंत स्टे मिलेगा, बाकी अन्यथा लंबे समय तक नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो लोग कहते हैं हमारा इतने साल से मुकदमा चल रहा है और हमारा स्टे नहीं मिला, तो क्या आपने अस्थायी इंजेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया? अगर आपने पेश ही नहीं किया तो आपको स्टे कहाँ से मिलेगा? इसलिए अपने वकील साहब से मिलकर बात। अच्छा, अस्थायी प्रार्थना पत्र है ना, ये हमेशा एक किताब है जिसका नाम है CPC, ठीक है, उसके आदेश 39 और रूल 1 और 2, ठीक है, इसके तहत ये प्रार्थना पत्र आवेदन किया जाता है, ठीक है ना। और ये परमानेंट इंजेक्शन है, ये क्या मिलता है, विशिष्ट संविधा की विशिष्ट पालना जो एक्ट है उसमें, या जिस एक्ट में आप जो वाद ला रहे हो उस एक्ट की अलग अलग धाराओं में स्टे दिया जाता है, ठीक है। ज्यादातर संविधाओं की विशिष्ट पालना में ही मिलता है, या कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट की कुछ धाराएं उनमें मिलता है। तो अपने को जो बात कर रहे हैं वो अस्थायी, यानी कि आपको तुरंत स्टे चाहिए, तो 39 नियम 1-2 CPC में आपको आवेदन करना। अब आपके मान लो, देखो ऐसी स्थिति है कि कोई निर्माण हो रहा है या कोई मौके के पर कोई परिवर्तन होने वाला है। देखो एक स्टे देखो हो गया ऐसा जिस पर मौके पर परिवर्तन, समझ लीजिए बात। एक स्टे आपको ऐसे चाहिए जिसमें मौके पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है ना। यानी जैसे मौके परिवर्तन कैसे, एक ही जमीन है और बी उसमें निर्माण कर रहा है, या बी ने निर्माण काम चालू कर दिया और वर्तमान में चल रहा है, या कोई बाउंड्री बना दी है, या कोई खड्डा खोद रहा है, ऐसा कुछ भी निर्माण मौके पर निर्माण हो रहा है। दूसरा, एक ही जमीन है और बी के पास उसके एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट और बी, एग्रीमेंट से बी चाहता है कि भाई ये की जमीन मेरे नाम, और ये चाहता है कि नहीं मेरी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, मैं नहीं नाम पे करूंगा, इस प्रकार कोई बात, यानी मौके पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। तो जहां मौके पर निर्माण हो रहा है वहां पर आप स्टे लेने से पहले मेरी बात ये आप समझिए कि आपको कोर्ट से मौके की रिपोर्ट मंगवानी है।
ठीक है, मौके की रिपोर्ट क्या मंगवानी है कि कमिश्नर बोलते हैं इसको, कोर्ट से कमिश्नर, यानी एक कोर्ट से कमिश्नर का आवेदन आपको देना है कि कोर्ट मौके पर कितना निर्माण अभी हो चुका है उसकी नपती करके कोर्ट में पेश करे और मौके की स्थिति पेश करे। ऐसा क्यों कि कोर्ट ने मान लो कह दिया कि निर्माण नहीं करे और वो व्यक्ति बोलेगा कि जब स्टे दिया तब तक तो मैं छत डाल चुका था, कितना निर्माण हो चुका था, तो इसकी फिर एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं हुआ था, नहीं बोलेगा हुआ। तो जब स्टे दिया उसमें कितना निर्माण हुआ इसका निर्धारण कोर्ट से कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। अब कोर्ट कमिश्नर कैसे नियुक्त होंगे, कमिश्नर को क्या क्या पावर है, कितना इसमें खर्चा आएगा, इस पर मैं पूरी अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपके कमिश्नर संबंधी वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी नेक्स्ट बार आपके वीडियो जल्दी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, अब आपने कमिश्नर की रिपोर्ट टुका दी, मौके पे कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने नपती कर ली कितना है क्या है, इतनी लंबी दीवारें बनी हुई है, इतने कमरे बने हुए हैं, फोटो भी खींच लिए। ये करवाने के बाद आपको स्टे की बहस करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो वहीं का वहीं जो काम है वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। और आपने अगर कमिश्नर रिपोर्ट नहीं करी तो फिर सामने वाला काम बंद नहीं करेगा भले स्टे हो गया तो भी, इसलिए आपको कमिश्नर रिपोर्ट जरूर करानी चाहिए। इस प्रकार के मामलों में कमिश्नर रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए जिसमें मौके की परिवर्तन नहीं हो रही। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई स्टे कब मिलेगा, किन प्रश्नों में मिलेगा। अब बात करते हैं स्टे कितने समय मिलेगा। कितने समय मिलेगा, जैसा कि मैंने बात बताया, एक तो हो गया स्थायी स्टे, ये तो मुकदमा जब फैसला होगा तब मिलेगा। आपको लेना अस्थायी, जब भी आप बात करोगे उसके साथ जो प्रार्थना पत्र पेश करोगे, मेरे हिसाब से प्रार्थना पत्र पेश करने के 2 या 3 माह में मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और बाकी आपके अगर विजिलेंस रहोगे तो 10 से 15 दिन में भी मिल जाता है। और कभी कभी कोर्ट को लगता है कि मामला इतना ज्यादा जरूरी है कि इसको स्टे सामने वाले को सूचना दिए बिना ही करना है, यानी तुरंत स्टे देना जरूरी, नहीं तो इतना नुकसान हो जाएगा कि फिर उसकी भरपाई नहीं होती। तो जिस दिन आप वाद पेश करोगे उसके तीसरे दिन ही स्टे हो जाता है, और मैंने तीसरे दिन का ही स्टे करवाए हैं। तो ये भी एक नॉर्मली तीसरे दिन हो जाता है, कहीं एडवोकेट कराते हैं, कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो समय आपको पता चल गया कितने दिन हो जाएगा। आपके दिमाग में बैठे साहब हमें लंबे समय से स्टे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपके दावे में कुछ ना कुछ मामला नहीं चल रहा। तो इसलिए आप क्या करें, अगर चाहते हैं कि स्टे आपको नहीं मिल रहा और स्टे लेना है, आपके डॉक्यूमेंट की सारी कॉपी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिससे मैं उनको पढ़ के फिर आपको जो उचित सलाह दे सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी जो गौशाला है उसमें 500 रुपए की रसीद कटवानी है, ताकि ज्यादा फोन नहीं आए, जिसकी जरूरत है उसको फोन आए और धर्म का काम भी होता रहे। ठीक है, कोई भी गौशाला जो आपको पसंद हो उसमें कटवा देना है और मेरे भेज देना, फोन मेरी तरफ से आएगा और आपके डॉक्यूमेंट में भेज देना। स्टे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा भाई मामला कितना दम है। फिर खर्चा कितना आएगा भाई, प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं अपने वीडियो में, ठीक है ना। तो खर्चा भी तो आपको जानना पड़ेगा ना, कभी कभी खर्चा बहुत महंगा पड़ जाता। तो खर्चा पड़ता है ये वाद पर, यानी कोर्ट फीस। अलग अलग मामलों में अलग अलग, कुछ मामलों में वो लगती है जमीन की कीमत, ठीक है, कितनी कीमत है, मकान कितनी, उस पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में कीमत नहीं होती है, केवल 200 और 50 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास स्टाम्प पर भी हो जाती है। और जो स्टे की जो प्रार्थना पत्र है ना, उस पर तो सिर्फ 1 रुपए का टिकट ही लगता है। मगर स्टे हमेशा वाद के साथ ही पेश किया जाता है, यानी वाद आप मूल वाद तो नहीं करो केवल स्टे लेने जाओ, ऐसा नहीं मिलेगा। तो वाद की जो भी अभी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, यानी कि अलग अलग मैटर में अलग अलग कोर्ट फीस है। जिस प्रकार का आपका मैटर है उस प्रकार से कोर्ट फीस तय होगी। इस पर भी एक पूरा विस्तृत से वीडियो बनाऊंगा मैं, आप उसको भी अवश्य देखिए। और ये मोटा मोटा है कि जितनी आपकी को वाद है, जिस प्रकार का है, जैसे एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में कितने रुपए का लिखा है, एग्रीमेंट की पालना क्या है, रजिस्ट्री कैंसिल की कितने रुपए के, मान लो जो रजिस्ट्री कैंसिल का एग्रीमेंट का है उसमें 1 लाख में लगभग 3000 से 3500 रुपए तक का स्टाम्प लगते हैं, वकील फीस अलग है। तो वो सारा मामला आपको देखना है। फिर बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बात, जब भी आप स्टे लेने जाओ उससे पहले आपको क्या करना है कि सारे दस्तावेज में स्टे लेने जाओ उससे पहले कोर्ट में सामने वाला साहब मुझे पहले ही बोल देते मैं कोर्ट में स्टे लेने क्यों आए, तो कई बार आपको नोटिस देना पड़ता है, फिर आप स्टे ले पाते।
कई बार आपके जैसे मान लो सरकार आपके विरुद्ध कोई काम करे, ग्राम पंचायत सरपंच आपकी जमीन में रोड निकाल रही है, तो उनको भी नोटिस देना पड़ता है। उनमें 2 माह का समय, 2 माह के बाद ही आप मुकदमा कर सकते हो। और आपको लगता है कि 2 माह तो बहुत ज्यादा होंगे, उससे पहले तो वो निर्माण ही कर देगा, तो एक बार नोटिस देने के बाद एक प्रार्थना पत्र लगता है कि 2 माह का समय को कम किया जाए और इसलिए मामला आवश्यक है, इसलिए अभी मुझे सुना जाए, यानी कि एक बार नोटिस दिया। फिर दावा के साथ आपके जो भी दस्तावेज है, जैसे आपको एग्रीमेंट है, जमीन का कागज है, मौके की फोटो है, वो भी आपको साथ में लगाने हैं। इसके साथ आपको जो आपके वकील साहब है उनसे आपसे सलाह ले लेनी, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये कागज है, सामने वाले के पास ये कागज है, और मेरे पास ये गवाह है, उसके पास ये गवाह है, संभावना ये है पूरी, क्या मेरे मामले में स्टे होगा या नहीं होगा। यानी कि आप सब कुछ कर भी दो, कोर्ट भी चले जाओ दौड़ के, और आपने पैसा भी खर्च कर दिया और फिर आपको स्टे नहीं मिला, गारंटी थोड़ी है ना कि भाई स्टे मुकदमा कर दे तो मिल जाएगा। आपके पक्ष में जो तीनों पॉइंट बताए ना, अपूर्ण जप्ती, प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा संतुलन, आपके पक्ष में नहीं बैठा तो आपको स्टे नहीं मिला, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला ज्यादा पावर में आ जाएगा, फिर आपको अपील करनी पड़ेगी, और अपील में भी जरूरी नहीं मिल जाए, 50-50 चांस है मिले या नहीं मिले। तो सबसे पहले अपने वकील साहब से इस बात का कंफर्म कर ले कि क्या मेरे मामले में इतना दम है कि नहीं है कि मुझे स्टे मिल जाएगा। नहीं दम है तो इस प्रकार को, इस मामले को कैसे दमदार बनाना, दम नहीं होता है तो भी वकील उसको दमदार बना देते हैं। तो ये आपको पहले से ही तय करना। और सबसे बढ़िया और विचित्र बात या विशेष बात बोलूं तो आपको सिविल एडवोकेट ही करना है, क्योंकि एक बार मामला बिगड़ गया तो फिर आपके हाथ से गया, फिर बड़ा सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसमें 6-17 के एप्लीकेशन से आप सुधार सकते हो, पर एक बार जैसे नोटिस में भी आपने कोई बात बोल दी, दावे में भी लिख दी, फिर आपने सिग्नेचर भी कर दिए, फिर उस बात से बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, और जज को भी लगता है कि अपनी बात पर ये बदल रहा है, इसका मतलब ये आदमी झूठा है। तो यानी कि जो भी मामला आप कोर्ट में पेश करो स्टे संबंधी, वो सोच समझ के करना चाहिए। मगर जनरली कोर्ट ने स्टे, आपके पक्ष में मामला है तो जनरली कोर्ट स्टे देने में आनाकानी नहीं करती है, सरलता से स्टे दे देती। यानी कि आप किसी प्रकार की अपराध से पीड़ित हैं जो चल संपत्ति या अचल संपत्ति संबंधी है, तो उसके संबंध में आप कोर्ट में स्टे का आदेश ले सकते हो। तो पुनः मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार, वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।